एसडीपीआई ने राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव जीतने में सहायता की। तो उसके एवज में उनका ये था कि भई हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में भी हम अपना फैलाव चाहते हैं, तो हमें उसके लिए समस्या ना क्रिएट की जाए। तो इसलिए इनको सबको निर्देश है कि भई पीएफआई को जो है आप तंग ना करें। यदि गुजरात में दंगा होता है तो उसका उत्तरदायित्व तो वहाँ के मुख्यमंत्री पे है और आज तक है। यद्यपि उसके पहले जो हुआ था गोधरा कांड, उसकी बात कोई नहीं करता, वो केवल गुजरात दंगों की बात करते हैं। लेकिन यदि राजस्थान में होता है तो उसका उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के ऊपर है, जबकि अशोक गहलोत जी स्वयं गृह मंत्री हैं। मुस्लिम लीग ने अपना एक मिलिशिया बनाया था, उस मिलिशिया का नाम था मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स। यदि आप उसके इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो सारी हिंसा हुई थी विभाजन के समय, उसका जो आरंभ था और जो उद्गम था वो ये मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स था। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे खास शो इट्स डिबेटेबल में। राजस्थान के करौली में हालात काबू में नहीं है। वहां कम्युनल वायलेंस भड़कने के बाद कर्फ्यू लगाया गया, जिसके बाद भी हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं और बार-बार कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है। अफवाह फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और बताया जा रहा है कि नवरात्रि के पहले दिन वहां बाइक रैली निकाली गई थी और एक मस्जिद के पास से जब रैली गुजरी और वहां पर पहुंची तो छतों से पत्थरबाजी होने लगी और हमला वहां से हुआ। पत्थर, चाकू, तलवार और नकाबपोश लोगों ने रैली पर हमला किया और रैली में लोग जो शामिल थे उनको मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद हिंसा काफी हद तक भड़क गई। और खास बात यह है कि कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, क्योंकि मकानों की छतों पर कई टन पत्थर इकट्ठे किए गए थे और नकाबपोश लोगों ने प्लानिंग करके रैली पर हमला किया। सभी हमलावर घातक हथियार से लैस थे और इस हमले के पीछे केरल के आतंकी संगठन पीएफआई का हाथ बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं संजय दीक्षित जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका संजय जी। नमस्ते आपको और जी आपके सभी नमस्ते। दर्शकों को। जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, करौली में क्या हुआ था? अभी तक शांति क्यों नहीं बन पाई है वहाँ पर वापस? देखिए, एक तो समस्या ये है कि जिस प्रकार से जो वर्तमान सरकार है यहाँ की, कांग्रेस सरकार, वो क्राइम को कंट्रोल करने में पूरी तरह से असफल है और उसका कारण ये है कि लगभग 2 वर्ष तक तो वो अपने जो इंटरनल स्ट्रगल में ही व्यस्त थी। और आपको सबको पता है कि किस तरह से सीएम वर्सेस सचिन पायलट चल रहा था, तो पूरा का पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक अमला था वो कोविड काल में लगभग 2 वर्ष तक तो सोया पड़ा हुआ था यहाँ पर। आपको आश्चर्य होगा जानकर के हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कोविड काल में बाहर ही नहीं निकले। आपको दूसरे उदाहरण दिखते हैं और दूसरे मुख्यमंत्री जो हैं वो कोविड काल में जगह-जगह जाकर लोगों से मिल रहे थे, हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाओं को देख रहे थे और बहुत से अच्छे-अच्छे उदाहरण हैं। सभी लोग जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पूरी तरह से प्रशासन जो था वो स्लीपिंग मोड में था। मुख्यमंत्री महोदय तो इन 2 साल में से लगभग मेरे विचार से कोई 2-1 बार बाहर गए होंगे जयपुर से, वरना वो पूरे समय अपने रेज़िडेंस में ही थे और कोई 10-12 महीने तक तो वो अपने दफ़्तर तक नहीं आए। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार का प्रशासन यहाँ पर चल रहा है और लगातार अलग-अलग तरह के जो अपराध हैं उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाओं में अभूतपूर्व बढ़ोतरी है, किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किस प्रकार से जो है कहीं भी छोटी-मोटी घटनाओं को लगातार बढ़ने दिया जा रहा है। तो एक प्रकार से प्रशासनिक अक्षमता तो स्पष्ट दृष्टिगोचर है और दूसरी ओर उसमें सोने में सुहागा ये कर दिया गया कि यहाँ पर पीएफआई को
जड़ जमाने दी गई, जो कि जिसका कि कोई यहाँ पर वजूद नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी राजस्थान में। आप ये देखिए कुछ दिनों पहले कोटा में इनको अपनी परेड चलाने की अनुमति दी गई। जिस प्रकार से ये केरल में परेड चलाते हैं, आपको ध्यान होगा उस परेड में ये आरएसएस वालों को हथकड़ी पहना कर एक प्रतीकात्मक रूप में वहाँ पर चलाते हैं। और ये कहाँ से आया है, इसका भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने अपनी पुस्तक में इसका विस्तृत विवरण किया है। आप ये देखिए कि ये जो पीएफआई का पूरा मॉडल है, वो मॉडल कहाँ से आता है? वो मॉडल आता है पार्टीशन के टाइम, जो मुस्लिम लीग ने अपना एक मिलिशिया बनाया था। उस मिलिशिया का नाम था मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स। यदि आप उसके इतिहास में जाएँगे तो आप पाएँगे कि जो सारी हिंसा हुई थी विभाजन के समय, उसका जो आरंभ था और जो उद्गम था, वो ये मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स था। विशेषकर जो इस समय का जो पश्चिमी पाकिस्तान है, उसमें जो इलाके थे वहाँ पर तो मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स का एक बहुत प्रसिद्ध मैं कहूँगा एक सबसे जो खतरनाक जो दंगा किया था मुस्लिम लीग ने, वो प्रसिद्ध नहीं है, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है। वो था अमृतसर का दंगा। अमृतसर में मुस्लिम लीग ने बाकायदे मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स को लगा के, और आप ये देखिए कि करीब 6 महीने तक लगातार उन्होंने दंगा किया था, और जब ये तय हो गया था कि अमृतसर पाकिस्तान में नहीं जाएगा, भारत में रहेगा, उसके बाद जाके वो दंगे थमे थे। तो जी। इसी मॉडल पर पीएफआई चल रही है। उनका जो उद्देश्य है घोषित और अघोषित, वो वही है जो पाकिस्तान का उद्देश्य था उस समय। जो पाकिस्तान का उद्देश्य था कि उनको पूरे उपमहाद्वीप को, जो अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, उन्हें पूरे उपमहाद्वीप को इस्लामी बनाना था, उसका इस्लामीकरण करना था। उसके लिए उन्होंने मदीना रणनीति अपनाई, और उन्होंने कहा कि साहब कि हम जो है मदीना रणनीति अपनाते हैं। उस समय 2 प्रमुख गढ़ थे। जो मुख्य गढ़ था वो बरेलवियों का था, और जो छोटा घटक था वो देवबंदियों का था। तो देवबंदी कहते थे कि हम कौमियत मुत्तहिदा चाहते हैं, यानी कि कॉम्पोजिट नेशन, और बरेलवी कहते थे कि नहीं, हमें तो कौमियत जुदागाना चाहिए, यानी सेपरेट नेशन, यानी टू नेशन थ्योरी, इसकी वो बात करते थे। और उनके दोनों के बीच में 1946 में एक तकरीर हुई, और दोनों में ये बात ये हुई, और आई थिंक हुसैन अहमद मदनी थे उस वक़्त। उन्होंने उस तकरीर में कहा कि देखिए, हमारे दोनों के उद्देश्य एक ही हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि हमें पूरे बर्र-ए-सग़ीर का, यानी कि पूरे उपमहाद्वीप का हमको इस्लामीकरण करना है। लेकिन हम आपकी रणनीति से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यदि विभाजन हो जाएगा तो फिर जो बाकी जो भारत बचेगा, जो हिंदू भारत होगा, उसका इस्लामीकरण करना जो है वो बड़ा दुष्कर हो जाएगा। और उसके विपरीत ये जो बरेलवी थे, जो कौमियत जुदागाना के हामी थे, ये कहते थे कि नहीं, हमें तो हुज़ूर की सुन्नत को फ़ॉलो करना है, और हम तो उन्हीं की तरह अभी यहाँ ये बिल्कुल ये मक्का वाले हिसाब हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम अपना मदीना अलग बनाएँगे, और उस मदीना से फिर हम हमला करके, जिस तरह से हुज़ूर ने मदीना से हमला करके मक्का को फ़तह किया था, उसी तरह से हम दिल्ली को फ़तह करेंगे, और दिल्ली को फ़तह करके फिर यहाँ पर हम और एक इस्लामी राष्ट्र बनाएँगे, और पूरे भारतवर्ष को हम इस्लामी बनाएँगे। और जो मुग़ल साम्राज्य हमसे ले लिया गया था, कहते हैं, उनका कहना था कि मुग़ल साम्राज्य हमने अंग्रेज़ों से लिया था, जो कि फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य की समाप्ति मराठों ने की थी, और अंग्रेज़ों ने मराठों से भारत को हासिल किया था। तो हम जो है उस मुग़ल साम्राज्य को हमें वापस लाना है। ये एक पूरा का पूरा उद्देश्य है। इसीलिए पाकिस्तान में आप देखते हैं लगातार नया मदीना की बात चलती रहती है, और उसी नया मदीना जी। की प्रतिध्वनि जो ख़ास तौर से जो हमारे आलिम उलमा हैं, और जिनको मैं अशराफ मुल्ला मौलाना का कैटेगराइज़ करता हूँ मैं, एएमएम क्लास, वो लगातार इसी पे बात करता रहता है। जो कोई भी इनको वॉच करता है, जैसे मैं इनको क्लोज़ली वॉच करता हूँ, मुझे उसमें कहीं भी कोई भी फ़र्क 1947 से लेकर आज तक नहीं मिला है, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है।
अब पीएफआई जो है वो उसी का एक ओवर्ट एक्सप्रेशन है। तो लोग यदि जी। केवल रेडिकलाइज़ेशन की बात करते हैं, तो ये उनको समझ लेना चाहिए कि ये रेडिकलाइज़ेशन कोई आज का नहीं हुआ हुआ है। लेकिन पीएफआई का दूसरा भी और एंगल है कि ये पीएफआई वालों में अहले हदीस वालों का डोमिनेशन है। अच्छा और संजय जी, हम अगर यहाँ की बात करते हैं करौली की, तो उस इसको लेकर पीएफआई ने एक लेटर लिखा था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन को, और उन्होंने रूट बदलने को भी कहा, और बाइक रैली पर हमले हुए, इतनी लंबी प्लानिंग चलती रही, छतों पर हथियार, बोतलें इकट्ठी होती रही, पत्थर इकट्ठे हुए, लेकिन खुफिया विभाग को ऐसी खबर तक नहीं हुई और लेटर लिखने के बावजूद उस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या राजस्थान पुलिस की काबिलियत पे सवाल नहीं उठता इन सारी इतनी बड़ी घटना के बाद? कि वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, वो प्रशासनिक अक्षमता तो मैंने आरंभ में कह दिया था कि प्रशासनिक अक्षमता तो है ही इसमें। क्योंकि आपको पीएफआई जैसे एक इदारे को, पीएफआई जैसे एक संगठन को लगातार आपके ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। विशेषकर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में लगातार होना चाहिए। लेकिन ये समस्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं जानता हूँ, अपने अनुभव से जानता हूँ कि जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उसमें उन्हीं लोगों को तैनात किया जाता है जिनको फील्ड ड्यूटी के लायक नहीं समझा जाता। तो आप ये समझिए कि जब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, अच्छा, ये समस्या केवल राजस्थान की नहीं है, ये समस्या आपको पूरे देश में मिल जाएगी कि जो तथाकथित आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उसमें जो लोग होते हैं वो एक तरह से रिजेक्टेड माल होता है, और वो रिजेक्टेड माल फिर उसी तरह से अपना आउटपुट देता है। कि यहाँ पर जब ये पत्र लिख दिया गया, पीएफआई द्वारा लिख दिया गया, तो लोगों के कान तुरंत खड़े हो जाने चाहिए थे, और उनको तुरंत ये देखना चाहिए था कि ये यदि इन्होंने लिखा है, अच्छा, उसकी कॉपीज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी हैं, जो लोकल लोग हैं उनको भी हैं, और वे पूरी तरह से निश्चिंत थे। उन्होंने कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस भी है, लेकिन उसके साथ-साथ जो लार्जर इश्यू है, जो आज से नहीं लगातार चला आ रहा है, और जो ये आपका एएमएम क्लास है, उसका जो ग्रैंड एजेंडा है, वो जहाँ-जहाँ प्रशासन को थोड़ा-सा कमज़ोर पाता है, वहाँ सर उठाता है। वो पीएफआई की शक्ल में हो सकता है, और वो किसी और शक्ल में हो सकता है, क्योंकि जी। पश्चिम बंगाल इत्यादि में पीएफआई नहीं है, तो वहाँ पर दूसरे संगठन हैं, वो उभर कर आते हैं। तो जी। लेकिन ये जो ग्रैंड एजेंडा है, इसको तो सरकार को न केवल पहचानना पड़ेगा, इसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। और लगातार जो चीज़ें यहाँ चलाई जा रही हैं, यदि ये लगातार ये कहा जाता रहेगा कि साहब कि हम जो है, वो हम डेमोक्रेसी को नहीं मानते, हम तो खिलाफत को मानते हैं, और हमको तो दौर खिलाफा यहाँ वापस लाना है, क्योंकि ये एक इस्लामिक प्रिंसिपल भी है कि जहाँ पर एक बार खिलाफत रह चुकी होती है, जहाँ एक बार मुस्लिम रूल रह चुका होता है, उसको दौर खिलाफा मान लिया जाता है, और उस दौर खिलाफा को वापस हासिल करना जो है, वो एक ऑब्लिगेशन है। तो ये सब चीज़ें जब चलती रहेंगी, जब संविधान में जो अब संविधान को मानने को तैयार नहीं है लोग, तो फिर उनके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए, इसके बारे में एक वृहद चर्चा आवश्यक है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी, अच्छा संजय जी, करौली हिंसा के पीछे भी जैसे कि हम सब ने देखा और डिस्कस भी हो रहा है कि पीएफआई का नाम सामने आया है, और दिल्ली दंगों में भी पीएफआई का हाथ सामने आया था, और हाथरस में भी ऐसे ही दंगे भड़काने की तैयारी कर रहा था पीएफआई। इसके बारे में क्या आपके पास जानकारी है, और पीएफआई राजस्थान तक कैसे पहुंचे और वहां पर इतनी एक्टिव कैसे हो गई? देखिए, पीएफआई का जो ये कांग्रेसी सरकारों में जहाँ पर यहाँ इनका प्रसार हुआ है, वो तब से हुआ है जब से कांग्रेस ने एसडीपीआई के साथ एक समझौता किया कर्नाटक में। आपको ध्यान होगा, पिछले कर्नाटक चुनाव में एसडीपीआई के साथ इनका अघोषित समझौता हुआ। फिर उसके बाद 2019 में भी जो चुनाव हुए थे, उसमें एसडीपीआई ने राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव जीतने में सहायता की। तो उसके एवज में उनका ये था कि भई हम अ, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में भी हम अपना फैलाव चाहते हैं, तो हमें उसके लिए समस्या ना क्रिएट की जाए। तो इसलिए इनको सबको निर्देश है कि भई पीएफआई को जो है आप तंग ना करें। ये तो है ही। और दूसरा मैं इसमें
केंद्र सरकार को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि पीएफआई के विरुद्ध लगातार रिपोर्ट मिल रही है। आज से नहीं, 2017 से एनआईए ने रिपोर्ट अपनी फाइल की थी। उसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी केरल में, उसने केंद्र सरकार को लिखा था और लगातार इनके ऊपर आरोप हैं कि इन्होंने केरल में दंगे भड़काए, इन्होंने कर्नाटक में भड़काए, ये पूरा का पूरा हिजाब इशू जो था ये इनके द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड था, जिसकी अब प्रतिक्रिया हो रही है तरह तरह से वहाँ पर, और एक प्रकार से पूरा जो वातावरण है वो सरचार्ज हो गया है। इन्होंने ही आपके शाहीन बाग में इनका दिल्ली हाथ था, दंगे, बिल्कुल, शाहीन बाग दिल्ली में इनका दंगे। हाथ था, हाथरस में भी भड़काने के लिए वहाँ लोग पहुँच गए थे, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने अरेस्ट करके और उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया। उत्तर प्रदेश में तो ये अधिक कुछ इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वहाँ थोड़ा-सा लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन और वो सख्त भी हैं, और वो थोड़े से जिसको हम कहें कि प्रोएक्टिव भी हैं। तो इसलिए वहाँ तो ये जाते भी नहीं, इनको डर लगता है। लेकिन कांग्रेस जो राज्य हैं, उनमें ये अपनी जड़ें लगातार फैला रहे हैं, और इनको चूँकि इनके बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं वो अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझे ये भी ध्यान है कि बड़े बड़े सिरे से बहुत सारी जो आपकी बरेलवी मस्जिदें हैं, उन पर अहले हदीस का कब्ज़ा होता जा रहा है, यहाँ तक कि जयपुर में होता जा रहा है। मेरे जयपुर में जो बरेलवी मस्जिदें हुआ करती थीं, वो अहले हदीस मस्जिदों में तब्दील हो गई हैं, और इसलिए भी ये पीएफआई को अपना फुटप्रिंट बढ़ाने का आसान मौका मिल रहा है। अब ये तो अब कैसे बताएँ, हमारे यहाँ तो जो प्रशासन है, मैं तो उसका पार्ट रहा हूँ 35 साल तक, इन लोगों को तो ये पता ही नहीं है, इनको तो बरेलवी और देवबंदी और अहले हदीस की बात तो छोड़िए, इनको तो शिया और सुन्नी का फ़र्क नहीं पता। तो ये कि इन चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे कि टोटल जिसको कहते हैं ना कि ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड वाली सिचुएशन है यहाँ। जी, और संजय जी, अगर हम करौली की बात करें, तो करौली में सांप्रदायिकता का क्या इतिहास है? क्या ऐसी घटनाएँ पहले भी वहाँ पर हुई हैं या पहला ये एक वाक़या था जो हुआ है? देखिए, अंडर द सरफेस तो थोड़ा बहुत रहता है, वैसे करौली में ऐसी कोई मेजर घटना का इतिहास मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन कई बार जब एटमॉस्फेयर सरचार्ज होता है, तो इस तरह की घटनाएँ होती हैं, मुझे ध्यान है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं नया-नया सर्विस में आया था, ये 1986 मेरा बैच है, और 2 साल का मैं अपना प्रोबेशन कंप्लीट करके सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी एसडीएम माउंट आबू। और माउंट आबू में उस समय 2 तहसीलें होती थीं, आबू रोड और पिंडवाड़ा। तो पिंडवाड़ा में एक छोटा-सा कस्बा था स्वरूपगंज, वहाँ पे इस तरह की एक घटना हुई, और जिसको कहते हैं ना कि कई बार कि साहब ये प्रोवोकेटिव स्लोगन क्या होते हैं। तो वो प्रोवोकेटिव स्लोगन की जब बात आती है, तब मैं सीधे जो है वो मूल तत्व पर चला जाता हूँ, क्योंकि तो जो ये आपके जिसको बोलते हैं ये कट्टर मुसलमान हैं, उनके लिए तो काफ़िर स्वयं में एक प्रोवोकेशन है। काफ़िर की एक्जिस्टेंस ही एक प्रोवोकेशन है। और मुझे इस समय की एक घटना याद आती है, जब मैं वहाँ पर एसडीएम था, एक इस तरह का ही जुलूस निकल रहा था, और आरएसएस का एक जुलूस था। डेट भी मुझे याद है, 19 जनवरी 1989, और इसी प्रकार का विवाद था कि मस्जिद के सामने से जुलूस जाना था। तो दोनों पक्षों को बैठाल कर थाने के अंदर, मैं उसको प्रिज़ाइड कर रहा था। थाने के अंदर बैठाल कर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया, और समझौते में ये हुआ कि भारत माता की जय के अतिरिक्त और कोई नारा नहीं लगेगा, और जुलूस का रूट तय कर दिया गया कि ठीक है, मस्जिद के सामने से जाएगा अवश्य, लेकिन पूरे पूरे पथ संचलन में, न केवल मस्जिद के सामने, कि पूरे उनके जुलूस में, पूरे पथ संचलन में भारत माता की जय के अतिरिक्त कोई नारा नहीं लगेगा। उन्होंने भारत माता की जय के अतिरिक्त कोई नारा नहीं लगाया। उसके उपरांत भी, समझौता होने के उपरांत भी, उसके बावजूद मस्जिद में से जुलूस के ऊपर हमला हो गया, और मैं ठीक मस्जिद के सामने खड़ा, मेरे ऊपर भी हमला हुआ। तो आप ये देखिए कि
ये प्रोवोकेशन जो है उसकी जो परिभाषा है वो बहुत ही वेग है कि साहब जो है वो दीनदार किस चीज़ से उत्तेजित हो जाएँगे, आप नहीं कह सकते क्योंकि उत्तेजना के तो 50 कारण हैं, दिए हुए हैं, आपकी किताबों में ही दिए हुए हैं। उसके विशेष विस्तार में कभी अलग से अगर कोई चर्चा हो तो उसमें हम ले लेंगे। तो वो जो तथाकथित प्रोवोकेटिव स्लोगन है वो कुछ भी हो सकते हैं। कोई जय श्री राम का नारा भी प्रोवोक कर सकता है कि जय श्री राम का नारा, अरे भई हमारे सामने जो है ये शिर्क कैसे किया जा रहा है, हम उत्तेजित हो गए कि हमारे सामने शिर्क हो रहा है, इस इसलिए हम घटना पे भी उत्तेजित जो करौली की घटना है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि धार्मिक जो स्लोगन थे, नारेबाज़ी की जा रही थी। जबकि सच्चाई ये है कि अगर कोई एक धार्मिक प्रोसेशन है तो उसमें धार्मिक नारे ही लगेंगे तो इसमें तो फिर बिल्कुल प्रोफेशनल नेचुरल सी बात है। आप जो है वो दिन में 5 बार पूरी दुनिया को लाउड स्पीकर से हैरान किए रहते हो और वो जो है उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता, जबकि वो इतना अधिक ऑब्जेक्शनेबल है जिसमें सिर्फ़ आप अपना नहीं कहते हो। आप ये नहीं कहते हैं कि ला इलाहा, उसके साथ आप ये कहते हैं कि साहब ला इलाहा इल्लल्लाह कि साहब कि अल्लाह है उसके अलावा कोई नहीं है। ये कितना बड़ा ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है हिंदुओं के लिए कि साहब आप ये कह रहे हो कि साहब कि आपके सारे देवी-देवता, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब फ़ॉल्स है और ये आप अनाउंस कर रहे हैं 5 बार दिन में और उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता, बस ये कहते हैं कि भई आप लाउड स्पीकर मत लगाओ और लाउड स्पीकर लगाते हो तो जो नियम है नॉइज़ पॉल्यूशन का उसके अंदर उसके हिसाब से चलाओ, 6 बजे से पहले मत चलाओ, 10 बजे के बाद मत चलाओ और आपका उसका जो वॉल्यूम है उसको रेगुलेट करके रखो। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता कोई। लेकिन आप जो जी। हैं वो लगातार ये बोलते हैं, ये फिर वो पुरानी बातें आ जाती हैं ना कि आप पूरे भारत में इस्लाम के इतिहास को देख लें तो वो बराबर वो लगता रहता है कि साहब कि हाँ, हमें आइडेंटिटी असर्शन करना है, हमें क़ुव्वतुल इस्लाम जो है वो नाफ़िज़ करनी है। तो वो क़ुव्वतुल इस्लाम नाफ़िज़ करने के लिए फिर तरह-तरह के तौर-तरीके हैं। वो पूरा मैंने तो एक उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख रखे हैं कई सारे जिसमें बताया है पूरा रेफ़रेंसेस के साथ पुराने जितने भी आपके जो है बड़े-बड़े आलिम हुए हैं आपके क्या बोलते हैं मुजद्दिदी अल-फ़सानी से लेकर यानी शेख अहमद सरहिंदी से लेके शाह वलीउल्लाह से लेके और जितने भी आपके सैयद अहमद बरेलवी से लेके आपके देवबंदियों से लेके जितने भी हैं, सबके क्या-क्या किस तरह से काफ़िर को ह्यूमिलिएट करना है, उसको इंसल्ट करना है, ये इसके तो पूरे तौर तरीके लिखे हुए हैं ना। ज़्यादा क्यों दूर क्या जाएँ आप अहमद रज़ा बरेलवी साहब जो हैं हमारे जिन्होंने बरेलवी मसलक चालू की, उनके जो फ़तावा हैं वो देख लीजिए। मैंने तो अभी फ़तावा आलमगीरी इसीलिए ट्रांसलेट करके दिया है हिंदी में जिससे लोग समझ सकें कि साहब की जिसको हमारे बड़े हज़रत ओवैसी साहब जो हैं वो कहते हैं हज़रत ओवैसी आप जानते हैं ना असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो कहते हैं कि साहब कि हमारी किताब तो फ़तावा आलमगीरी है। उसके बाद मैंने फ़तावा आलमगीरी ट्रांसलेट करके लोगों के सामने उसका जो पहला जो ख़ास तौर से जिसमें किताबुल जिहाद है, वो ट्रांसलेट करके लोगों के सामने अभी 1 वॉल्यूम आया है, 10 वॉल्यूम है उसके, धीरे-धीरे आते रहेंगे। तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि वो चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। जब आप बात करेंगे कि हम अपने दीन के हिसाब से चलेंगे, तो फिर भारत के संविधान का कोई अर्थ रह नहीं गया। फिर आप अगर शरीयत के हिसाब से चलना चाहेंगे, तो आप एक डेमोक्रेसी को तो फ़ॉलो कर ही नहीं सकते ना, तो फिर तो वही वाली बात हुई कि साहब कि हमें बिल्कुल अपने संजय जी, सिस्टम सवाल यही खड़ा होता है कि अभी से कुछ दिन पहले यही लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का हवाला देकर के संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी धार्मिक पहचान को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। वही लोग दूसरे के धार्मिक जुलूसों पर या इजलासों पर इस तरह की अगर हमलेबाज़ी करते हैं, तो ये अपने आप में खुद दोगलेपन की पराकाष्ठा हो जाती है। और इसी मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सवाई माधोपुर का जो उनका दौरा था, उसके बाद से हिंसा भड़की है और वो कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और बीजेपी दंगा भड़का रही है। लेकिन जो बाइक रैली पर हमला हुआ वो भाजपा के लोगों का काम था, ये उन्होंने ऐसा कहा है। अगर नहीं तो इस तरह की बयानबाज़ी क्यों की जाती है? वो तो बड़ी अजीब बात कर रहे थे कल, मैं देख रहा था उनका स्टेटमेंट। वो ये कह रहे थे कि साहब कि इसका जेपी नड्डा के बाद हुआ है और ये जो इसकी ज़िम्मेदारी भाजपा पे है और इसके लिए प्रधानमंत्री अपील करें। तो यही लोग हँस रहे थे और कई बार बात भी हो रही थी, कई जगह बात हो रही थी, कई चैनल्स पे मैंने देखी ये बात करते हुए कि साहब कि यदि गुजरात में दंगा होता है तो उसका उत्तरदायित्व
तो वहाँ के मुख्यमंत्री पे है और आज तक है। यद्यपि उसके पहले जो हुआ था गोधरा कांड, उसकी बात कोई नहीं करता, वो केवल गुजरात दंगों की बात करते हैं। लेकिन यदि राजस्थान में होता है तो उसका उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के ऊपर है, जबकि अशोक गहलोत जी स्वयं गृह मंत्री हैं, लेकिन वे स्वयं का उत्तरदायित्व लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको केवल इसमें राजनीति करनी है और वो इसका उत्तर दे भी नहीं सकते कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ पीएफआई का कोई नामो निशान नहीं था, वो पीएफआई को वो कैसे उन्होंने पनपने दिया, कैसे उसको परेड इत्यादि निकालने दी। कोटा में जो कुछ दिनों पहले 3-4 महीने पहले जो परेड निकालनी थी, तो वो तो अभूतपूर्व एक घटना थी। वो पूरी की पूरी तरह से एक मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड का जो नया आविर्भाव है, उसका वहाँ पर प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन को उन्होंने अनुमति दी और उसके ऊपर कोई पथराव किसी ने नहीं किया। तो एक इसमें जो कांग्रेस की वो समाप्त होते जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि उत्तर भारत से कांग्रेस लगभग समाप्त हो चुकी है। पंजाब में थी, वहाँ से भी समाप्त हो गई। उत्तराखंड में हमेशा अदला-बदली हो जाती थी सरकारों की। इस बार इस वहाँ बार भी वो वो भी डूब गए। नहीं हो पाया। जी। दिल्ली में 0 हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 0 हैं। यानी 403 में से 2 सीट लाए हैं और 350 सीटों से ऊपर जमानत जब्त है। मध्य प्रदेश में आई सरकार गंवा चुके हैं। राजस्थान में मैं आज आपको कह रहा हूँ कि राजस्थान में भी इनकी यही स्थिति होने वाली है। और छत्तीसगढ़ में थोड़ा-सा ठीक-ठाक चल रहे थे, तो वहाँ भी लगातार जो राहुल गांधी का जो इंटरफेरेंस है, वो भी मुझे लगता है कि जब तक चुनाव आएँगे तब तक उसी दिशा में छत्तीसगढ़ भी जाने लगेगा। गुजरात में अब इनकी कोई स्थिति नहीं है। अहमद पटेल के जाने के बाद में गुजरात में ये पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ये चौथे नंबर की पार्टी है। तेलंगाना में ये दूसरे नंबर की हुआ करते थे, तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में ये तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ाई हो रही है वहाँ पर, बीजेपी और कांग्रेस में। कर्नाटक में ये डेस्परेशन में इन्होंने एसडीपीआई, पीएफआई इत्यादि से जो कुछ किया, तो मुझे लगता है कर्नाटक में भी इनकी वही स्थिति होने वाली है। और लगातार जिस तरह से इन्होंने वो जो हिजाब वाला जो प्रदर्शन था, उसमें जो इन्होंने रोल प्ले किया। आप ये बताइए कि उस पूरे प्रकरण को जब हाईकोर्ट द्वारा जो वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर निर्णय ले लिया गया, उसके बाद भी जो है कांग्रेस का रोल वहाँ पर पूरी तरह से ड्यूबियस है। तो ये कांग्रेस स्वयं अपने लिए आत्मघात कर रही है और पूरे देश का वातावरण भी दूषित कर रही है। जी, बिल्कुल। और जो देश में बदलाव आ रहा है, ख़ासकर अगर हम जनता की बात करते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा उनके अंदर जागरूकता आई है। हमने अलग-अलग प्रदेशों के चुनाव में ये देखा भी है कि अब जनता पोलराइज़ नहीं होती है और अपने अधिकारों को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है। और जो जनता का मैंडेट है, जनादेश हम जिसकी बात करते हैं, वो कांग्रेस शायद समझना नहीं चाह रही है या समझ नहीं पा रही है। और जिस तरह से जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदल रहा है, वो उसको समझने में कहीं न कहीं नाकाम होती नज़र आ रही है और यही वजह लगती है कि वो कहीं पूरे देश में सिमटती जा रही है। और आगे क्या स्थिति होने वाली है और जिस डगर पे वो चल रहे हैं, तो उससे तो लगता ही है कि आगे कुछ खासा कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज तो हम उसकी उम्मीद नहीं कर सकते कांग्रेस की तरफ से। हालाँकि वो देश की बहुत पुरानी और बड़ी पार्टी है। उसके बावजूद अगर इस तरह का रवैया रहता है, तो ये अपने आप में खुद बहुत गंभीर बात है और सोचने वाली बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी समय देने के लिए और आपके विचार दर्शकों के साथ साझा करने के लिए हमारे साथ। आपको भी बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।